योगी आदित्यनाथ आज फायर मोड में थे, अटैकिंग मोड में थे, बिल्कुल भी डिफेंसिव पिच पर नहीं खेल रहे थे, ऑफेंसिव थे और अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए तीखे सवाल दाग रहे थे और उनको उनका इतिहास भी बार बार याद दिलाकर सियासी राम भक्त कह रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी, मेरे खास शो पिनास का पंच के साथ। और आज हम यही बात करेंगे कि किस तरह से योगी ने, अगर एक देखें तो पूरी की पूरी जो पिच है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद एक तरह से लग रहा था कि इस पिच से बीजेपी की छवि, राम मंदिर ट्रस्ट की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। सवालों के घेरे में योगी सरकार और प्रशासन भी आएगा। लेकिन जिस तरह से पिछले अगर बीते 30 दिनों की हम बात करें और उसको फ्लैशबैक में एक तरह से देखें तो आप देखेंगे कि योगी जो है इस पूरी पिच पर और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा क्रेडिबल और ज़्यादा मुखर होकर निकल रहे हैं। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही एसआईटी की सिफारिश गई और तुरंत एक्शन मोड में आके अपने बेस्ट अधिकारियों के साथ एसआईटी गठित की। एसआईटी ने बहुत ही युद्ध स्तर पर कामकाज शुरू किया गया। किसी को भी बातचीत से और पूछताछ के दायरे से बख्शा नहीं गया, कुछ भी छिपाया नहीं गया। जो जैसा था अपफ्रंट तौर पे सामने लाकर रखा गया। शुरुआती जो जांच रिपोर्ट थी उसके आधार पर तुरंत एफआईआर भी दर्ज कराई गई। योगी आदित्यनाथ शुरुआत से कहते रहे कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई वो बड़े पद पे बैठा हो, छोटे पद पे बैठा हो, कहीं से भी ताल्लुक रखता हो। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे ये जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश की कि राम विद्रोहियों को बख्शा किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। महापाप है ये, कोई भी रसूखदार हो, किसी भी तरह का रसूख काम नहीं आएगा। और योगी को इस बाबत अगर हम बात करें, नागपुर से दिल्ली हर जगह से फ्री हैंड मिला कि आप बिल्कुल ऐसी कार्रवाई करिए जो नज़ीर बने। अब ऐसे में अखिलेश के पास एक पूरा मुद्दा था और उस मुद्दे को, लाजमी सी बात है, मुद्दा और मौका आपने दिया है तो भुनाएंगे, राजनीति करेंगे। और अखिलेश इस मुद्दे पर पूरी तरह से अग्रेसिव अंदाज में खेल रहे थे। रोज नई चीज़ों को लेकर आते थे, सोशल मीडिया पर बयान जारी कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। साथ ही साथ उनकी पार्टी के नेता भी पूरे अग्रेसिव तरीके से कह रहे थे ये चोरी हो गया, वो हो गया, हजारों करोड़, इतने करोड़ की चोरी, नए नए आंकड़े दे रहे थे। और इसके बाद से ही यहाँ से आता है पूरे के पूरे खेल में एक टर्न। योगी कहते हैं कि भाई अब बिल्कुल वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे, जिसकी बानगी कुछ वक्त पहले उन्होंने एक भाषण में, एक संबोधन में उन्होंने दी, जब उन्होंने कहा कि ऐसा है अखिलेश जी, पहले आप पश्चाताप कर लीजिए। फिर उन्होंने याद दिलाया कि आप और आपकी पार्टी कैसे राम भक्त हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। फिर उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप राम मंदिर जाके दर्शन कर लीजिए। फिर वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में तो आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन था नहीं, उल्टे आपने क्या कुछ कार सेवकों के साथ किया ये पूरी दुनिया जानती है। आप एक काम कीजिए, आप यदुवंशी हैं, आप कृष्ण जन्मभूमि को लेकर उस आंदोलन में हमारे साथ हो जाइए, उसके अगवा बनिए, उसका नेतृत्व कीजिए, उस पर आप खुलकर बोलिए, ज्ञानव्यापी पर खुलकर बोलिए। तो सीधे सीधे योगी ने बता दिया कि ठीक है, आपको हिंदुत्व की टर्फ पर आकर खेलना है, हिंदुत्व पर बात करनी है, तो मेरा भगवा, मैं सबसे बड़ा सनातनी, गोरखनाथ पीठ से ताल्लुक़ रखने वाला और राम मंदिर आंदोलन जो पार्टी है मेरी, राम मंदिर आंदोलन का पूरा संघर्ष जो है वो पार्टी ने कभी नहीं छुपाया है कि वो किस तरह से इस आंदोलन के साथ जुड़ी रही है। और राम मंदिर का निर्माण उसके मुख्य संकल्पों में से एक था। और आज भी मोदी हो या योगी हो, वो अपने धर्म को और अपने धार्मिक चिन्हों को, पूजा पद्धति को कहीं भी छिपाते नहीं है। पूरा पुरजोर तरीके से वो सामने रखकर इस बात को कहते हैं कि हाँ, वो गर्व से एक हिंदू है, एक सनातनी है। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि योगी का ये पार्ट 1 था पूरी की पूरी पिच को चेंज करने का। इसके बाद समाजवादी पार्टी थोड़ा डिफेंसिव मोड में आई, लेकिन फिर भी वो अटैक कर रहे थे, नए नए आंकड़े दे रहे थे, नए नए बयान आ रहे थे, कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे थे। दिग्विजय सिंह जो है अपना चंदा जो दिया था, वो जो चढ़ावा दिया था, वापस मांग रहे थे। इसी तरह से जीतू पटवारी, कई कांग्रेस के नेता जो है कह रहे थे कि हमें वापस चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मीडिया में आने लग गई थी। फिर एक बार फिर योगी ने मोर्चा संभाला और इस बार इतना कड़क मोर्चा संभाला कि आज योगी ने सीधे सीधे राहुल से सवाल दागा, उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल दागा। उन्होंने उनसे सीधे सीधे पूछा कि भाई एक काम कीजिए, राम मंदिर मुद्दे पर तो आप इतना पुरजोर तरीके से बोल रहे हैं, जिस राम मंदिर निर्माण के कार सेवकों पर आपने गोलियां चलवाई, जिस राम मंदिर में आज तक आपने जाने की कभी सोचा नहीं, जिस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को आपने ठुकरा दिया। लेकिन जब बात आती है वक्फ की ज़मीन घोटालों की, वक्फ की ज़मीन की, आपको राम मंदिर के जो अधिग्रहण के लिए पूरी पूरी ज़मीन थी उसके घोटालों की पूरी चिंता है, उसके कागज़ दे रहे हैं आप, उसके लिए चिंता जाहिर कर रहे हैं, बार बार पुरजोर तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वक्फ का जब मुद्दा आता है, वक्फ में जब गड़बड़ियाँ होती हैं, तब आप कहाँ जाते हैं? अखिलेश को उन्होंने यही नहीं रोका, उन्होंने कहा आप अपना ज़रा कार्यकाल भी याद कर लीजिए, जब हिंदुओं का जो मंदिरों से मिला हुआ चंदा था, जो पैसा था, वो कब्रिस्तान की चारदीवारी के लिए दरअसल जो है वो इस्तेमाल हो रहा था। वो क्या रेफर करना चाह रहे थे, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश के शासनकाल में जब उनकी सरकार थी तो 1200 करोड़ रुपए जो सैंक्शन किए गए थे कब्रिस्तान शमशान के लिए, तो उसमें जो वितरण हुआ था ना, उसमें शमशान को कितना मिला था और कब्रिस्तान को कितना मिला था, वो डेटा भी मैं आपको दूंगी। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे आज योगी आदित्यनाथ ने, जब उन्होंने सीधे सीधे सवाल किया है ना, तो उन्होंने
अपने विरोधियों के पुराने पाप जो हैं वो गिना दिए। उन्होंने कहा अब डिफेंसिव नहीं रहना है। उन्होंने कहा कि भाई देखिए 20 दिन के अंदर अंदर दूध का दूध पानी का पानी करने वाली रिपोर्ट है। उसमें किस तरह से अनिल मिश्रा सब कुछ जानते बूझते हुए भी सब कुछ उनके देखरेख में हो रहा था, सब कुछ वो जानते थे, उन्हीं की जिम्मेदारी थी, कैसे वो धृतराष्ट्र बने रहे, इसका भी पूरा का पूरा जिक्र जो है उस रिपोर्ट के अंदर मिलता है। चंपत राय का नाम नहीं है, लेकिन कहाँ लापरवाहियां, क्या लूपहोल्स हुए, उसका पूरा का पूरा जिक्र है। और ये भी कहा गया कि भाई ये जो अभी का मामला नहीं है चोरी का, ये चोरी पुरानी चल रही है, सीसीटीवी फुटेज उसका मौजूद नहीं है, तो कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा है, किसी पर कार्रवाई जो है वो नहीं बख्शी जाएगी, हर चीज़ की जांच हो रही है। एसआईटी ने अपना एक्सटेंशन भी मांगा है। तो अब योगी जो है फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 20 दिन के अंदर अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और इसके बाद उन्होंने अब अपने विरोधियों पर बरसे हैं, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट ने भी क्लैरिटी कर दी कि वहाँ पाप है, इसका प्रायश्चित होना चाहिए। चंपत राय को भले ही क्लीन चिट वहाँ पर राम मंदिर ट्रस्ट ने भी दी, लेकिन अनिल मिश्रा पर वो चुप्पी साधे रहे और एक बात को सीधे सीधे कहा कि भाई ठीक है, अब सीईओ अपॉइंट होगा, कौन लोग अपॉइंट करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी बता दिया। और उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए तैयार है, मानते हैं गलती हुई है तो गलती स्वीकारी, गलती को दुरुस्त किया जा रहा है, साथ ही जिसने गलती की है उसको सजा भी मिल रही है और अभी भी एसआईटी की जांच जारी है। तो अब योगी कह रहे हैं कि अब बिल्कुल भी बैकफुट पे आने की, डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। वो अपने विरोधियों का बाड़े हाथों हाथ लेते हुए नजर आए। और आज उन्होंने जिस तरह से सीधे सीधे मैं आपको बताऊं कि पूछा कि भाई आप जो हैं, आपको इतनी फिक्र है, आप गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं। उन्होंने कहा कि आप रामद्रोही हैं, बाबरी मस्जिद के नाम पर रोने वाले हैं और किस तरह से घड़ियाली आंसू आप बहाते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, मंदिर के पैसे से कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनवाने वाले हैं, दोहरे चरित्र वाले हैं। और उन्होंने कहा कि नए नए राम भक्त आप बने हैं राहुल और अखिलेश, और देश के सेक्युलर जमात के लिए इन तमाम शब्दों के प्रयोग वो हैं वो करते हुए नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जो है पूरे अग्रेसिव मोड में, पूरे फ्रंट फुट पे जो है वो बैटिंग करते हुए इस पूरे प्रकरण में नजर आ रहे थे। साथ ही साथ आपको बताएं कि आज योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश से सीधे सीधे हिसाब किताब भी किया कि भाई आप जो हैं वो क्या कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि आपके कार्यकाल में क्या हो रहा था, तो उसका भी डेटा मैं आपको एक बार जरा दिखा देती हूँ। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वक्फ के नाम पर मुंह पर फेविकोल क्यों लग जाता है कि जब वक्फ में कुछ डिस्पैरिटीज होती हैं, जब वक्फ में कुछ गलतियां आ रही होती हैं, तब आप कुछ क्यों नहीं कहते हैं, तब आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं। हिंदुओं के पैसे का दुरुपयोग करके कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाई गई, गोमाता की हत्या करने पर आस्था आहत नहीं होती। गिरगिट से भी तेजी से रंग बदल रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। कांग्रेस सपा कब से अयोध्या में उनकी आस्था हो गई, राम भक्तों पर गोली चलाई तो आस्था आहत नहीं हुई। कांग्रेस अयोध्या में राम के अस्तित्व को नकारती थी, समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से अयोध्या के मुद्दे पर इन पार्टियों का पिछला स्टैंड क्या था और अब का स्टैंड क्या है। उन्होंने बताया कि हमने तो एसआईटी की मांग की और एसआईटी में जो भी था, जो भी सबूत मिले, उससे एफआईआर भी दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं कहता हूं कि वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह में फेविकोल क्यों लग जाता है, क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है, कैसे लोग हिंदू धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसों का दुरुपयोग करके कब्रिस्तान की बाउंड्री का नाम करते थे, तब आस्था आहत नहीं होती थी। जब इनके लोग इलीगल स्लॉटर हाउस चलाते थे, तब आस्था आहत नहीं होती थी। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो हैं बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि वो फ्रंट फुट पर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस मुद्दे पर कहीं से भी वो बैकफुट पर नहीं आएंगे। सीधा सीधा उन्होंने कहा कि ट्रस्ट जिस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, आज भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर यहाँ पर सामने दिख रहा है। बाबरी गुलामी का ढांचा देखना चाहते थे, तो यानी कि सब कुछ उन्होंने बाबरी का भी जिक्र किया। उन्होंने राम कार सेवक पर गोली प्रकरण का भी जिक्र किया, न्योता ठुकराने का भी जिक्र किया। तो सीधे सीधे उन्होंने पूछ लिया कि भाई आप जो हैं अभी आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा उनकी पीड़ा तो ये है, उनकी पीड़ा आस्था नहीं है। और इसलिए मुझे देखकर लगता है अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा। देखो कैसे कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है जो हमसे तेजी के साथ रंग बदल रही है। तो उन्होंने सीधे सीधे आज आड़े हाथों लिया है अखिलेश को और राहुल को अपने इस पूरे बयान में। वो बयान आप जो है वो लगातार सुन भी सकते हैं। तो सीधे सीधे इसका मतलब क्या है, ज़रा मैं आपको ये समझाती हूँ कि अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी पर कार सेवकों पर गोली चलवाने का मुलायम सिंह सरकार में आरोप हमेशा लगता रहता है। अखिलेश यादव का ये बयान था कि मैं भगवान को मानता हूँ लेकिन पूजा नहीं करता, पीपल के नीचे पत्थर लाल झंडा रख दो, बन गया मंदिर। सीएम रहते हुए किसी बड़े मंदिर में गए हों ऐसा नहीं है, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद और जिस तरह से लगातार राज्य में बीजेपी का शासन रहा, उसके बाद ज़रूर अखिलेश जो हैं वो अपने हिंदुत्व को लेकर लगातार अग्रेसिव रहे हैं और लगातार वो बयान देते रहे हैं। अब ज़रा मैं वक्फ के मुद्दे पर आपको बता देती हूँ, कुछ डेटा आपको दे देती हूँ वक्फ के मुद्दे पर, किस तरह से वक्फ के मुद्दे पर यहाँ पर अखिलेश यादव जो है उनका स्टैंड रहा है, क्या रहा है। अब आपको मैं एक जानकारी दूँ वक्फ की संपत्तियों के बारे में। आपको अभी एक डेटा देती हूँ कि जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने की जो पूरी कवायद शुरू हुई थी, उसकी आखिरी तारीख 30 जून थी। उसमें उम्मीद पोर्टल पर
जितनी जो प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर हुई हैं ना, उसके अंदर 7,95,784 प्रॉपर्टी के कागजात रजिस्ट्रेशन के लिए अपलोड हुए थे। 5,87,804 प्रॉपर्टी ही उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो सकी। बाकी आपको बताएं 88,571 प्रॉपर्टी यानी कुल प्रॉपर्टी का 11% रिजेक्ट हो गया, यानी कि उनके पास सही कागजात मौजूद नहीं थे। 1.2 लाख वक्फ प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन अभी भी नहीं हो पाया है। तो यूपी की अगर हम बात करें तो अकेले यूपी में सबसे ज़्यादा 31,783 वक्फ प्रॉपर्टी रिजेक्ट हुई हैं, सबसे ज़्यादा यूपी में हुई हैं। देश भर में हुए कुल रजिस्ट्रेशन में से अकेले यूपी में 36% जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिजेक्ट हुई हैं। दूसरे नंबर पर बंगाल रहा है, जहाँ पर 14,134 प्रॉपर्टी रिजेक्ट हुई हैं, यानी 16% टोटल प्रॉपर्टीज़ का। और राजस्थान में 12,080 रिजेक्शन हुए हैं, यानी 13% टोटल प्रॉपर्टी का। तो आपको बताएं कि यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें तो 1.52 लाख प्रॉपर्टी में से 29,724 रिजेक्ट हो गई हैं। वहीं यूपी में शिया वक्फ बोर्ड की 8,171 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से 2,059 प्रॉपर्टीज़ रिजेक्ट हो गई हैं। प्रॉपर्टी रिजेक्शन का जो मतलब है वो ये कि उम्मीद पोर्टल पर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई हैं। रजिस्टर्ड नहीं होने की बड़े वजह बताई जा रही है कि उनके पास कागज़ जो थे वो पूरे थे ही नहीं। वक्फ बिल पास होने के बाद 6 जून 2025 को उम्मीद पोर्टल पर आपको अपलोड करना था। 30 जून इसकी आखिरी तारीख थी और 6 महीने में इस पोर्टल पर देश भर के सभी वक्फ बोर्ड के कागजात अपलोड किए गए थे, और जिसमें से आपको रिजेक्शन का डेटा मैंने आपको दे दिया है कि कहीं ना कहीं किस तरह से पूरा मामला सामने आ रहा है। अब जरा वक्फ की संपत्तियों को लेकर जगह जगह शिकायतों की बात करें। अगर आप पिछले 3 महीने की बात करें तो आपको देश भर में कम से कम 10 से 15 शिकायतें ऐसी कहीं मिल जाएंगी। जयपुर का मामला है, बहराइच का मामला होगा, मेरठ का मामला होगा। कई जगह इस तरह से आपको संपत्तियां जो है वक्फ की, उनके दुरुपयोग का मामला, परिवारों ने केस डाला हुआ है, ऐसे मामले आपको कई जगह दिख जाएंगे। कुछ मोटे मोटे आंकड़े मैं आपको बताऊं। कर्नाटक 2012 में अनवर मणिपाड़ी समिति की रिपोर्ट में लगभग ये पाया गया कि 2 लाख करोड़ के कर्नाटक वक्फ बोर्ड भूमि घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें 54,000 एकड़ जमीन में से बड़ी हिस्सेदारी को अवैध रूप से निजी संस्थाओं को हस्तांतरित करने का आरोप लगा वक्फ की संपत्ति में कर्नाटक में। यूपी की बात करें तो गोरखपुर में दर्ज कुल 967 वक्फ संपत्तियों में से 70% से अधिक संपत्तियों पर भू माफियाओं और स्थानीय लोगों का अवैध कब्जा है। इसके अलावा गोरखपुर की मस्जिद खुनीपुर से जुड़ी करोड़ों रुपए की वक्फ भूमि को करीब महाराजगंज जिले के अभिलेखों की जालसाजी कर बेचे जाने का बड़ा मामला भी सामने आया था। आगरा में 1-2 नहीं बल्कि 8 बार एक ही वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचा गया। मजार की जमीन पर बिल्डरों ने करोड़ों का खेल किया और शिया वक्फ बोर्ड ने इसका खुलासा किया था। तो शिया वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के तौर पर वसीम रिजवी साल 2008 से लेकर 2020 तक कायम थे, और इन 12 साल के दौरान सूबे में मायावती से लेकर अखिलेश यादव की सरकारें आई और गईं, लेकिन वसीम रिजवी अपनी कुर्सी पर कायम रहा। और 2017 में सूबे में योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद भी तो आपको बताएं कि किस तरह से ये जो पूरा का पूरा खेल जो है वो चलता रहा। तो कई मामले जो हैं आरोप लगे हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, शिया वक्फ बोर्ड हो, कर्नाटक की बात कर लें, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात कर लें, हम यूपी की बात हमने आपको करके बताई। और अभी हम कह रहे हैं पुराने आंकड़े नहीं, अगर आप हाल फिलहाल की बात करेंगे तो इस तरह के आंकड़े आपको बहुत ही अग्रेसिवली नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर सवाल सीधे सीधे योगी जी ने उठाया कि भाई आपको अगर इतनी ज़्यादा चिंता है तो आपको ये आंकड़े जो हैं ये आपको नहीं दिखते हैं। मतलब उन्होंने आंकड़े नहीं दिए, आंकड़े मैं आपको आपकी जानकारी के लिए दे रही हूँ। उन्होंने पूछा कि भाई जब वक्फ के नाम पर जब संपत्तियाँ जो हैं उनमें अनियमितताएं होती हैं, दरगाहों में जब अनियमितताओं की खबरें आती हैं, वहाँ पर वित्तीय लेन देन प्रबंधन जो है प्रभावित होता है। ठीक है, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मंदिर है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, राजनीतिक मुद्दा भी रहा है और सीधे सीधे पूरा का पूरा बीजेपी के एजेंडे में रहा है। तो तमाम चीज़ें हैं, समझ में आता है उस पर राजनीति होना। लेकिन जब बात आती है वक्फ की तब आप चुप्पी साध लेते हैं, जब बात आती है आप और मुद्दों की तब आप चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आप अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त साबित करना चाहते हैं। बिना राम मंदिर में गए हुए, बिना कार सेवकों पर जो कुछ आपकी सरकार के दौरान हुआ उस पर माफ़ी मांगे हुए, और बिना आप यहाँ पर आगे ज्ञानवापी या फिर कृष्ण जन्मभूमि में अपना स्टैंड क्लियर करे हुए राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया कि भाई जो राम के अस्तित्व को ही नकारते थे, जिस तरह से बाकायदा एफिडेविट देकर काल्पनिक कहा गया था, तो उसके बाद से वो कह रहे हैं कि आप किस मुंह से आप जो है अपने आप को आज एक बड़ा राम का हितैषी बताने में जुटे हुए हैं। ठीक है, हम सनातनी हैं, हमने ट्रस्ट के अंदर जो कुछ गलतियां हुई हैं वो स्वीकारते हैं, उसकी भरपाई की जा रही है। और इसके तरह से आप पूरे के पूरे हिंदुओं को या ट्रस्ट को या राम मंदिर आंदोलन से जुड़े तमाम लोगों पर आप सवालिया निशान नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम गलती हुई है दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। 20 दिन में कार्रवाई की है, त्वरित कार्रवाई की है, आगे भी कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। जिसको पद से हटाना होगा, अयोध्या से हटाना होगा, सब कुछ किया जाएगा। तो ऐसे में सवाल यही कि फिर आप सेलेक्टिव हो रहे हैं, आप सिर्फ इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आप जब अपीजमेंट की अपनी राजनीति करते हैं तो उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं।
आपको एक और आंकड़ा देती हूँ जिससे आपको पता चलेगा। मैंने आपको अखिलेश के बयान बताए, राम गोपाल यादव के बयान हैं, कांग्रेस सरकारों के पूरा का पूरा स्टैंड है, मणिशंकर अय्यर के बयान हैं, लेकिन आपको एक आंकड़ा देती हूँ जो बजट को लेकर है, जिसको लेकर भी वक्त वक्त पर सवाल उठते रहे हैं। अखिलेश सरकार में कब्रिस्तान और शमशान को लेकर बजट जो था, 5 साल में 13,000 करोड़ रुपए कब्रिस्तान के लिए दिए गए, माफ कीजिएगा 1300 करोड़ रुपए कब्रिस्तान के लिए दिए गए, और 5 साल में 627 करोड़ रुपए शमशान के लिए दिए गए, यानी कि आधे से भी कम। पहले साल में 2012-13 का बजट था, कब्रिस्तान के लिए 200 करोड़, शमशान के लिए एक भी नहीं। दूसरा साल जो था सरकार का 13-14, उसमें कब्रिस्तान के लिए 300 करोड़ की राशि थी, शमशान के लिए कुछ नहीं। तीसरे साल में 2014-15 में कब्रिस्तान के लिए 200 करोड़ का बजट था, शमशान के लिए भी 200 करोड़ का था। इस साल बराबरी पर रहे। चौथा साल था 2015-16 का बजट था, कब्रिस्तान के लिए 200 करोड़, शमशान के लिए भी 200 करोड़ दिए गए। और पांचवा चुनावी साल था 2016-17, कब्रिस्तान के लिए चुनावी साल में 400 करोड़ और शमशान के लिए 227 करोड़। 14 से लेकर 16 तक बराबरी पर रखा, और 14 में आपको बता दें नरेंद्र मोदी की सरकार आ चुकी थी, किस तरह से हिंदुत्व जो है अपने पीक पर था, तो वहां पर जरूर बराबर रहा। लेकिन जब चुनाव आए तो उन्हें समझ में आ गया कि भाई चुनाव अगर है तो एमवाई समीकरण ही साधना होगा, तो वहां पर शमशान का बजट जो था वो था 227 करोड़ रुपए, और कब्रिस्तान का बजट जो था वो 400 करोड़ रुपए था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बार बार अपीजमेंट की बात की जाती है। कहा जाता है कि जब गृह सचिव सर्वेंद्र चंद्र मिश्रा को सस्पेंड कर दिया था, राम मंदिर से जुड़ी हुई चिट्ठी थी, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन था, तो सरकार को ये बात नागवार गुजरी थी। अखिलेश के बयान जो है वो भी सवालों के घेरे में रहे। मणिशंकर अय्यर का बयान जो है वो भी सवालों के घेरे में रहा था कि अयोध्या जाइए, मंदिर बनाइए, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे कैसे कह सकते हैं, महाराजा दशरथ के हजारों कमरे होंगे, किस मंदिर में किस कमरे में राम पैदा हुए थे। तो इस तरह की डेरोगेटरी जो इस तरह की बातें जो हैं वो भी लगातार आई, जिनसे भावनाएं आहत होती हैं, कुछ चीज़ें भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। तो अखिलेश के बयान जो थे वो किस तरह के रहे, ज्ञानवापी के मुद्दे पर जब उनसे पूछा गया, क्रिसमस को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, वो तमाम चीज़ें थी। और जाहिर सी बात है कि अखिलेश जो है अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि किसी भी कीमत पर मुस्लिम जो है सिर्फ उसी को वोट देगा जो बीजेपी को हराने का मादा रखता होगा। और उत्तर प्रदेश में जो टैक्टिकल मुस्लिम वोटिंग है वो उनके पक्ष में ही हो, इसके लिए वो पुरजोर कोशिश भी करते हैं कि कोई भी उनका मुस्लिम वोट बैंक जो है वो छिड़क ना सके, क्योंकि मुस्लिम भी जानते हैं कि उन्हें ऐसी पार्टी, ऐसे शख्स को वोट करना है जो बीजेपी को हराने की कुव्वत रखती है। तो अखिलेश अगर कांग्रेस के साथ भी हैं तो भी वही पार्टी सबसे मुख्य पार्टी के तौर पर आती है। ओवैसी की एंट्री जरूर हो रही है, लेकिन कहाँ पर उनका कैंडिडेट, कहाँ पर उनका संगठन इतना स्ट्रांग होगा, बस क्रिएट करेंगे कि वो विकल्प के तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को पसंद आ सके, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आपको जरा मुस्लिम वोटिंग पैटर्न भी बता देती हूँ। 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 46%, बीएसपी को 19%, कांग्रेस को 19% और बीजेपी को महज 6% मुस्लिम वोट मिले। 2012 के विधानसभा चुनाव, माफ कीजिएगा 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 79%, ठीक है, बीएसपी को 6%, कांग्रेस को 3% और बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को 92% मुस्लिम वोट बैंक मिला, बीएसपी को 5% और बीजेपी को महज 2%। तो जाहिर सी बात है अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इस पर बैंक करना चाहते हैं तो उनके पास वाजिब वजह भी है। अब आपको बताऊं, यूपी की जो कुल सीटें हैं उसमें से 170 सीटों पर मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है। 170 सीटों पर आपको बताएं 2017 और 22 का रिजल्ट आपको बताएं तो समाजवादी पार्टी के खाते में 24 गई थी और 2022 में 63 सीटें यहाँ पर कुल गई थी। यहाँ पे गलत है एक छोटा सा, ठीक है। यूपी के 170 सीटों पर मुस्लिम जो हैं वो बड़ा फैक्टर होते हैं। और आपको मैं जो जानकारी दे दूं, मुस्लिम डोमिनेटिंग डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कौन सी हैं, रामपुर है, उसमें मुस्लिम 51% हैं, हिंदू 46% हैं, कुल सीटें 5 हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिली थी, बीजेपी को 2 सीट मिली थी। 2022 में समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिली थी, बीजेपी को 2 सीट मिली थी। मुरादाबाद में मुस्लिम जो हैं वो 47% हैं, हिंदू 52% हैं, कुल सीट 5 है। 2017 में समाजवादी पार्टी को 3, बीजेपी को 2 और 2022 में समाजवादी पार्टी को 4 और बीजेपी को 1 सीट मिली थी। बिजनौर में मुस्लिम 43% हैं, हिंदू 55% हैं, कुल सीट 8 है। तो 2017 में समाजवादी पार्टी को 2 जबकि बीजेपी को 6 सीट मिली थी, लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी को 4 और बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। इसी तरह से सहारनपुर की बात करें, मुस्लिम 42% हैं, हिंदू 57%, कुल 60 सीटें हैं। तो यहाँ पर 2022 में समाजवादी पार्टी को 2 और बीजेपी को 5 सीटें मिली थी। मुजफ्फरनगर में 41% हिंदू हैं, माफ कीजिएगा 41% मुस्लिम हैं और हिंदू 58% हैं और कुल सीटें हैं 6। तो 2017 में समाजवादी पार्टी को यहाँ पे कोई सीट नहीं मिली थी, सभी 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, योगी की जिस तरह से बीजेपी की लहर थी। 2022 की बात करें तो समाजवादी पार्टी को 1, बीजेपी को 2 और आरएलडी को 3 सीटें यहाँ पर मिली थी। तो आप देखिए कि किस तरह से मुस्लिम डोमिनेटिंग सीटों में समाजवादी पार्टी चाहती है कि एमवाई समीकरण उसका काम करे और कुछ ना कुछ हिंदू वोट बैंक जो है वो पीडीए के नाम पर वो जाति में बांटने में कामयाब रहे। तो वो इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। लेकिन योगी जी ने बता दिया है कि भाई देखिए, राम मंदिर चढ़ावा एक गलती है, भावनाएं आहत हुई हैं, आस्था को ठेस पहुंची है, लेकिन उस आस्था पर मरहम भी हम ही लगाएंगे।
इस गलती को सुधारेंगे भी हम ही, और उसमें हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। इसमें हम अब डिफेंसिव नहीं होंगे। आप हमें राम भक्ति नहीं बताएंगे, आप हमें सनातनी नहीं बताएंगे, और आपका कच्चा चिट्ठा पूरा खोल के रख दिया है सामने, और आपसे सवाल भी पूछ लिया है कि भाई आप कब आएंगे राम मंदिर, कब करेंगे पश्चाताप कार से लोगों पर गोली चलाने का, और साथ ही साथ राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि ज्ञानव्यापी पर आपका स्टैंड क्या है। तो 27 की लड़ाई काफी दिलचस्प है। योगी इस वक्त कम से कम हिंदुत्व के मुद्दे पर वो चाहते हैं अखिलेश इस पिच पर उतरे, क्योंकि ये तो पिच उनकी फेवरेट पिच है। और जाहिर सी बात है कि भाई जब राम की आस्था की बात आएगी, राम मंदिर की बात आएगी, राम भक्ति की बात आएगी, सनातन की बात आएगी, तो नेचुरल आपकी कितनी भी नाराजगी बीजेपी से हो सकती है, आपकी कितनी भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है कि ट्रस्ट ने ठीक से काम नहीं किया, सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जिनका इतिहास क्या कहता है, जिनके बयान क्या कहते हैं, जिनका स्टैंड क्या रहता है, क्या वो आपके लिए एक अच्छा विकल्प होंगे? क्या आप इतना मोमेंटम क्रिएट करने में कामयाब रहेंगे? ये 27 के चुनावों में पता चलेगा। थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन योगी ने कह दिया है मैं फ्रंट फुट पे खेलूंगा। विनाश का पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।